नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल नॉलेज अपडेट्स में। अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन को दबा दें और बेल बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि जो भी अपडेट्स होगा हम आपको अपडेट्स दे सकें। तो आज फिर से चलते हैं अपने अगले सेशंस की ओर। और जो भी आज का सेशन वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, कंप्यूटर बेसिक्स का जो मैं अपलोड कर रहा हूँ दोस्तों। और जो बात रह गई कि एब्रिविएशन वाली बात, जो मैंने पहले भी कह चुकी है, तो वो एब्रिविएशन मैं बना रहा हूँ। मैंने ऑलरेडी 30 to 40 एब्रिविएशंस कल फिल्टर्ड किए थे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थे, लेकिन मुझे और भी एब्रिविएशन मिले। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सारे एब्रिविएशन को एक ही साथ डाल के आपको अगले सेशन में डालूंगा। तो वो मैंने वो कंटेंट में डाला था कि मैं एब्रिविएशन डाल रहा हूँ, लेकिन दोस्तों वो 1 से 2 वीडियोज़ के सेशन के बाद डालूंगा। तो आज का सेशन जो होगा, पहले बेसिक्स को ख़त्म कर लेते हैं, क्योंकि वही उस पीडीएफ अभी तक वो 100 क्वेश्चंस का पीडीएफ है। तो अगर इसको ख़त्म एक साथ लेंगे तो सेशन बहुत बड़ा हो जाएगा। तो कोशिश करते हैं कि इसी सेशन में पहले सेशन बाई सेशन सारे क्वेश्चंस को डील कर लें। चलिए चलते हैं आगे के क्वेश्चन की ओर। तो हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, द कंटेंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन आर स्टोर्ड इन मेमोरी। द कंटेंट ऑफ इंफॉर्मेशन आर स्टोर्ड इन, जो इन्फॉर्मेशन होता है उसका कंटेंट कहाँ पे जाके स्टोर होता है, तो वो कहाँ पे जाके स्टोर होता है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा मेमोरी डेटा रजिस्टर। जो भी हमारा कंटेंट्स होता है उसका जो इन्फॉर्मेशन होता है वो मेमोरी डेटा रजिस्टर में जाके स्टोर होता है। तो आंसर ही ये है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 77, द प्रोग्राम्स विच आर एज परमानेंट एज हार्डवेयर एंड स्टोर्ड इन रोम इज नोन एज। तो ये कह रहा है कि द प्रोग्राम, वैसा प्रोग्राम जो कि परमानेंट है हार्डवेयर की तरह और स्टोर होता है रोम में, उसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो इसका आंसर होगा फर्मवेयर। चलिए इसका आंसर होगा सी, फर्मवेयर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 78, विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरीज मस्ट बी रिफ्रेश्ड मैनी टाइम्स पर सेकेंड। इसमें से कौन सा मेमोरी होता है जो कि बहुत ज़्यादा बार उसको रिफ्रेश किया जाता है। तो ये होगा दोस्तों डायनेमिक रैम। तो मैं एक बार बता दूं कि जो रैम होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी जिसको हम लोग कहते हैं, ये दो तरह का होता है दोस्तों, स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम। स्टैटिक रैम जो रिफ्रेश रेट जिसका स्लो होता है वो बार बार रिफ्रेश नहीं होता, और डायनेमिक रैम बार बार रिफ्रेश होता है। तो इसके बारे में अगर आप लोग ये सोच रहे होंगे कि इसका एक्सप्लेनेशन मैं क्यों नहीं बता रहा हूँ दोस्तों, तो कि अगर हम रैम में के अंदर जाएंगे स्टैटिक डायनेमिक में, तो फिर वो हम लोग थोड़ा सा ट्रैक से हट जाएंगे। तो हम लोग मैं सिर्फ उसी क्वेश्चन को ज़्यादा एक्सप्लेनेशन पे गौर करूँगा जो क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस ज़्यादा आने के चांसेज हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 79, इन विच मोड द कम्युनिकेशन चैनल इज यूज्ड इन बोथ डायरेक्शंस एट द सेम टाइम। अब यहाँ पे कह रहा है कि किस मोड में। अब ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, देखिए इसको एक्सप्लेन नहीं करेंगे। तो किस मोड में कम्युनिकेशन चैनल जो हमारा होता है वो बोथ डायरेक्शन में ट्रैवल करता है। तो यहाँ जो हमारा कहा जा रहा है, तो ये हमें फुल डुप्लेक्स की जानकारी दी जा रही है। तो यहाँ हम लोग ये कहेंगे कि जैसे कि कोई ऐसा चैनल हो, जैसे आप लोगों ने फोटोस्टेट मशीन तो देखा होगा। तो मैं कोशिश करूँगा इसको एक एग्जाम्पल से समझाने का। तो फोटोस्टेट मशीन जो आप लोग देखा होगा, बड़ी वाली जो होती है दोस्तों, तो उसमें क्या होता है कि आप देखते होगे कि कितने फोटोस्टेट मशीन्स ऐसे होते हैं कि आपने एक पेज डाला और उसके दोनों तरफ अगर आपको प्रिंट करना है तो आपको एक पेज डालना होगा, और फिर से आपको वो पेज निकालने की आवश्यकता नहीं है। जब भी वो पेज निकलेगा तो आपको उस किताब के दोनों पृष्ठ को छाप के निकलेगा, मतलब वो फुल डुप्लेक्स है। मतलब वो रिवर्स और फ्रंट, वो दोनों को एक साथ कम्युनिकेशन करके उसको डेटा को रीड करके प्रिंट कर दे रहा है। तो ये बहुत ही हाई क्वालिटी का प्रिंटर होता है, काफ़ी महंगा होता है, और ये फुल डुप्लेक्स का बहुत ही परफेक्ट एग्जाम्पल है दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 80, विच ऑफ द प्रिंटर यूज्ड इन कंजंक्शन विथ कंप्यूटर्स यूजेज ड्राई इंक पाउडर। अब ये कह रहा है कि कौन सा प्रिंटर में जो कि कंजंक्शन में यूज किया जाता है विथ कंप्यूटर्स, मतलब कंप्यूटर को उसको जोड़ के यूज किया जाता है, कंजंक्शन डेट मीन्स इसको जोड़ के, तो वो ड्राई इंक पाउडर का यूज करता है दोस्तों। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और बहुत ही हम मुझे लगता है जो भी लेज़र प्रिंटर के बारे में जानते होंगे वो जरूर इसका आंसर समझ गए होंगे दोस्तों कि इसका आंसर लेज़र प्रिंटर होगा। क्योंकि लेज़र प्रिंटर में जो होता है दोस्तों, वो सिर्फ अंदर में पाउडर होता है डार्क कलर का, उसमें कोई इंक नहीं होता, ठीक है। तो ये एक पाउडर होता है जिसके थ्रू, लेज़र के थ्रू वो पाउडर से पेपर पे प्रिंटिंग होती है। चलिए आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 81, डेजी व्हील प्रिंटर इज अ टाइप ऑफ। अब कह रहा है कि डेजी व्हील प्रिंटर किस तरह के प्रिंटर का टाइप है। तो ये प्रिंटर आपको दो तरह के होते हैं दोस्तों, एक इम्पैक्ट होता है और एक नॉन इम्पैक्ट होता है। तो डेजी व्हील जो है आपका, ये नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 82, विच ऑफ द दीज इज कंसिडर्ड इंटेलिजेंस केस टूल। इनमें से किसको इंटेलिजेंस केस टूल समझा जाता है, मतलब एक ऐसा केस टूल है जिसको इंटेलिजेंस के लिए मतलब समझ सकते हो कि वो यूज किया जाता हो, या फिर उसमें कह सकते हो कि उसके टूल के रूप में उसको यूज किया जाता है। तो वर्क बेंच यहाँ इसका आंसर होगा दोस्तों, वर्क बेंच आंसर ए। तो आप याद कर लेंगे इसको। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 83, ऑरिजिन ऑफ इंटरनेट कैन बी ट्रैक्ड फ्रॉम। इंटरनेट का ऑरिजिन कहाँ से हम लोग ट्रैक कर सकते हैं, तो इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है आर्पानेट। ठीक है दोस्तों, जो सबसे पहले इंटरनेट का जो आपको शुरुआत की गई थी तो यहीं से की गई थी, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। दोस्तों इसका फुल फॉर्म बहुत बार पूछा जा चुका है। मैं एक्चुअली मैंने भी जितने पेपर्स दिए हैं, कुछ ऐसे पेपर दिए जिसमें कंप्यूटर सेक्शन के मैंने पेपर दिए थे, और उस समय भी जो ऐसा हो रहा था कि मुझे ये आर्पानेट का फुल फॉर्म पूछा गया हुआ था, और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये। ठीक है, क्योंकि इंटरनेट का जो सोर्स कहते हैं, ओरिजिन कहते हैं, वो आर्पानेट ही होता है, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। इसको याद कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 84, डैश इज यूज्ड बाय पब्लिक एंड प्राइवेट इंटरप्राइजेज टू पब्लिश एंड शेयर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन विथ ईच अदर एंड इंडस्ट्री एनालिस्ट अक्रॉस ऑल कंप्यूटर प्लेटफॉर्म ऑन द इंटरनेट। तो ये पब्लिक और प्राइवेट इंटरप्राइजेस पे जो यूज़ किए जाने वाला जो लैंग्वेज है उसके बारे में बात की जा रही है। तो इसके लिए मैं आपको समझाता हूँ सबसे पहले कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा दोस्तों, चूँकि ये बिजनेस लेवल की बातें हैं तो आंसर में आप दिमाग लगा दो, एक्सटेंसिबल बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज। ठीक है, XBRL। तो इस तरह के क्वेश्चन कम मिलते हैं, तो फिर भी हो सकता है एक बार क्वेश्चन देखने में क्या, चूँकि हो सकता है आपने ये पहली बार सुना हो XBRL, इसलिए मैंने इसको डाल दिया। आगे देखते हैं 85 क्वेश्चन, सिस्टम प्रपोजल इज प्रिपेयर्ड इन डैश फेज ऑफ SLDC। सिस्टम प्रपोजल मतलब SLDC पर सबसे पहले जानना है कि SDLC क्या होता है। तो SDLC होता है दोस्तों सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। ठीक है, तो जो भी सिस्टम का डेवलपमेंट होता है उसका एक लाइफ साइकिल होती है, जिसमें सिस्टम प्रपोजल किस साइकिल में, किस फेज में प्रिपेयर किया जाता है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों इनिशिएशन। मतलब जो सिस्टम प्रपोजल है वो सबसे शुरुआत का फेज है, उसे हम लोग इनिशिएशन कहते हैं। तो आंसर होगा बी, इनिशिएशन। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 86, डेटा वेयर हाउस। चलिए डेटा वेयर हाउस क्या है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि डेटा वेयर हाउस क्या है। तो इसमें देख सकते हो आप, लिखा हुआ है इज ऑर्गेनाइज्ड अराउंड इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट एरियाज कंटेंस न्यूमरिक कन्वेंशंस एंड फॉर्मेट। तो यहाँ कह रहा है न्यूमरस, तो नहीं, जरूरी नहीं कि न्यूमरस ही रहे। यहाँ कह रहा है कंटेंस ओनली करंट डेटा, नहीं, ऐसी भी बात नहीं है। तो ये आपका कह रहा है बी ऑप्शन पे आप गौर करेंगे, आंसर इसका बी होगा, बी पे देखेंगे। इज ऑर्गेनाइज्ड अराउंड इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट एरियाज, मतलब डेटा वेयर हाउस वो होता है जहाँ पे सारे सब्जेक्ट एरिया के बारे में आप लोग देख सकते हो, और सारे सब्जेक्ट एरिया के बारे में वहाँ पे अलग से कैटेगराइज करके पहले से ही दिया रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 87, ये ग्रेटर देन का सिंबल है दोस्तों। तो ग्रेटर सिंबल इन डॉस कमांड इज यूज टू, मतलब डॉस कमांड में इस सिंबल का क्या यूज किया जाता है। तो डॉस कमांड में इस सिंबल का यूज जो होता है दोस्तों, ये रीडायरेक्ट आउटपुट में होता है। अब आप कहेंगे कि ये इसमें एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है, ये आपको याद करने की ज़रूरत है, क्योंकि जिन लोगों ने डॉस का यूज अभी तक नहीं किया है उन लोगों के लिए कमांड के बारे में बिना याद किए कुछ नहीं हो सकता। जो कि कमांड, अगर आपने डॉस नहीं पढ़ा, लिनक्स नहीं पढ़ा, तो कमांड याद करना होगा। कुछ ये इंपॉर्टेंट कमांड्स हैं जिसको मैं बता दे रहा हूँ जो कि पूछे जाते हैं। तो चलिए ये हो गया रीडायरेक्ट आउटपुट, इसका आंसर सी होगा। देखते हैं टू कनेक्ट नेटवर्क्स ऑफ सिमिलर प्रोटोकॉल्स डैश आर यूज्ड, मतलब नेटवर्क को, सिमिलर प्रोटोकॉल को, मतलब नेटवर्क को अगर कनेक्ट करना है तो इसमें से किस चीज़ का हम यूज करेंगे। मतलब दो नेटवर्क को अगर दोस्तों कनेक्ट करना है तो इसमें हम लोग किस चीज़ का यूज करेंगे। तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं ब्रिज का। ठीक है, आप ब्रिज से समझ लो, अगर आपको नॉर्मल भाषा में समझनी है ब्रिज के बारे में, अगर आप नहीं पढ़े हो तो आप समझ लो कि मान लो कि आप यहाँ पे खड़े हो और बीच में कुछ नहीं है और एक बंदा यहाँ पे खड़ा है। ठीक है, अगर आपको यहाँ से यहाँ जाना है, मतलब आप ये नेटवर्क हो, आप यहाँ नेटवर्क हो, इस दोनों नेटवर्क को कनेक्ट करना, तो यहाँ पे एक पुल का सहारा ले सकते हो आप। ये पुल ही ब्रिज होता है दोस्तों। तो इस ब्रिज के माध्यम से नेटवर्क कम्युनिकेट कर सकता है। तो ब्रिज का नाम से ही कॉमन होता है कि ब्रिज क्या हो सकता है। आगे बढ़ें क्वेश्चन नंबर 89, डैश इज वन रीजन फॉर प्रॉब्लम्स ऑफ डेटा इंटीग्रिटी।
अब क्या कह रहा है, ये एक कारण है प्रॉब्लम, डेटा के जुड़ने का एक कारण इनमें से क्या है। डेटा इंटीग्रिटी मतलब हो गया डेटा का जुड़ना, तो इसमें से एक कारण क्या हो सकता है, तो यहाँ पे होगा डेटा अवेलेबिलिटी कॉन्स्टेंट्स। तो ये होगा डेटा अवेलेबिलिटी कॉन्स्टेंट्स। तो दोस्तों ये जो सेशन है ना, ये आपको DBMS पेज पे क्वेश्चन बहुत बेस्ट है, तो इसीलिए आपको हो सकता है थोड़ा समझने में परेशानी हो, क्योंकि DBMS डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है जिस पे सारे क्वेश्चंस यहाँ पे मैंने रखे हैं। तो आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ माउंटिंग एन एप्लीकेशन ऑन द वेब। अब कह रहा है कि इसमें से कौन एक एडवांटेज है माउंटिंग एन एप्लीकेशन ऑन द वेब, मतलब वेब पे किसी एप्लीकेशन को माउंट करने में, ठीक है, क्या एडवांटेज होता है आपको। तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिख रहा होगा कि द पॉसिबिलिटी ऑफ 24 एक्सेस ऑफ यूजर्स, क्रिएटिंग अ सिस्टम दैट कैन एक्सटेंड ग्लोबली, स्टैंडर्डाइजिंग द डिजाइन ऑफ इंटरफेस और ऑल ऑफ दिस। तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा ऑल ऑफ दिस। मतलब ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ माउंटिंग एन एप्लीकेशन, मतलब किसी भी एप्लीकेशन को वेब पर माउंट करना, ठीक है, तो उसके लिए कौन सा एप्लीकेशन का यूज होता है, तो उससे क्या क्या फ़ायदे होते हैं वेब पे माउंटिंग करने से। तो माउंटिंग और अनमाउंटिंग का जो कॉन्सेप्ट है, ये अगर आपको नहीं समझ में आ रहा हो तो आप एक तरह से समझ सकते हो कि जैसे कि मेमोरी कार्ड होता है मोबाइल में, आप उससे समझ लो। मेमोरी कार्ड जब तक मोबाइल में लगा होता है तो आप सब कुछ एक्सेस कर पाते हो दोस्तों, लेकिन अगर आप उसको अनमाउंट करते हो, मतलब आप इंटरनली रूप से मेमोरी कार्ड को क्या करते हो कि अपने सिस्टम से डिस्कनेक्ट कर देते हो। तो जस्ट वही बात है, कोई एप्लीकेशन को अगर आप डिस्कनेक्ट कर दे रहे हो तो आप कोई यूज नहीं कर पाओगे, लेकिन अगर माउंटिंग किए हुए हो तो आप सारा ही उसको एक्सेस कर सकते हो 24 आवर के लिए। तो इसमें ऑल ऑफ दीज ऑप्शन होगा, इसका आंसर होगा डी। आगे बढ़े, 91, विच ऑफ द फॉलोइंग डोमेन इज यूज्ड फॉर प्रॉफिट बिजनेस। तो बिजनेस का डोमेन इसमें क्या है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो बिजनेस के लिए हम लोग इसमें से कौन सा डोमेन यूज करेंगे दोस्तों, तो बिज़नेस के लिए हम लोग .com का बिजनेस डोमेन यूज करते हैं। तो .com जो आप देख रहे हो ना, .com, ये ए ऑप्शन है आपका, .com आंसर होगा। तो एक बात और बताना चाहूँगा, यहाँ पे आप लोग गौर करेंगे, चलिए मैं इसको बड़ा कर देता हूँ और इस पर बताता हूँ। तो .com जो है ना, ये कॉमर्शियल पर्पज़ से होता है, और कॉमर्शियल पर्पज़ किसको कहते हैं, जो बिजनेस से ओरिएंटेड होता है। और अगर एडू की बात होती थी, ये आपका एडुकेशनल के लिए यूज किया जाता है .edu। .net आपका जो यूज़ किया जाता है, ये नेटवर्क के लिए यूज किया जाता है, और नन तो होगा ही नहीं। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका आंसर होगा .com ए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 92, विच ऑफ द फॉलोइंग डोमेन इज यूज्ड फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए कौन सा डोमेन यूज किया जाएगा। तो आप इस पर दिमाग लगा सकते हो कि नॉन प्रॉफिट के लिए कौन सा ऑर्गेनाइजेशन यूज किया जाएगा। तो यहाँ पे बात हो रही है, आप कैसे इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, तो आप यहाँ पढ़ोगे कि यहाँ ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है। डैट मीन्स देखो मैं इसको बड़ा क्यों कर रहा हूँ दोस्तों, ORG आपको दिख रहा है, तो ये हुआ ऑर्गेनाइजेशन, ORG फॉर ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ का आंसर क्या हो जाना चाहिए, बिल्कुल सही आपने सोचा, आंसर आपका .org हो जाना चाहिए। चलिए आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 93, ब्राउज़र कैन बी क्लासीफाइड इनटू टू टाइप्स। ब्राउज़र को दो भागों में क्लासीफाइड किया जाता है, वो कौन कौन है, तो और क्या क्या हो सकते हैं, तो इसमें आप आंसर बताएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ब्राउज़र को किन दो भागों में आइडेंटिफाई किया जा सकता है। तो आप देख सकते हो ग्राफिकल एंड टेक्स्ट इसमें लिखा हुआ है, तो बिल्कुल नॉर्मल चीज़ है, क्योंकि या तो ग्राफिक्स भी होगा, ग्राफिक्स में जितने फ़ोटो आ गए, वीडियोज़ आ गए, और टेक्स्ट में जितने टेक्स्ट आ गए, तो ये इसका आंसर ए हो जाएगा, आंसर ए। आगे बढ़ें, क्वेश्चन नंबर 94, द डिस्प्लेड डेटा ओवर इंटरनेट कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, दे आर। मतलब इंटरनेट में जो डेटा डिस्प्ले होता है उनको दो भागों में क्लासीफाई किया गया है। तो वो डेटा कैसा कैसा हो सकता है दोस्तों, तो इसका आंसर भी कुछ मिलता जुलता है, थोड़ा सा दिमाग लगाएं कि इसका आंसर क्या होगा। तो डेटा जो डिस्प्ले होता है या तो स्टैटिक होता है या फिर डायनेमिक होता है। तो इसका आंसर दोस्तों होगा आपका ए, 94 का आंसर ए। चलिए आगे बढ़े 95 में, विच इज़ एन ओपन सोर्स डेवलपमेंट इन्वायरमेंट टू डेवलप डायनेमिक वेब पेजेज। मतलब कह रहा है कि डायनेमिक वेब पेज को डेवलप करने के लिए, मतलब वेब पेज समझ लो दोस्तों, वेब पेज आप समझ रहे हो ना, वेबसाइट बनता होगा ना, जो भी वेबसाइट होता है आप खोलते हो, उसका वेब पेज किस ओपन सोर्स डेवलपमेंट इन्वायरमेंट में बनाया जाता है। तो ये तो बहुत चीज़ें बनता है, लेकिन ओपन सोर्स की बात की गई है तो हाइपर टेक्स्ट प्रोसेसर की बात हो रही है यहाँ पे, PHP। तो जान लो कि PHP एक लैंग्वेज है जो कि ओपन सोर्स डेवलपमेंट इन्वायरमेंट है दोस्तों। यहाँ पे आप ओपनली जाके वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो, ठीक है।
और बाकी जो हम लोग देखते हैं जैसे HTML वगैरह है तो वो सब पे भी वेबसाइट की जाती है। XML की बात यहाँ हो रही है, XML तो XML होता है एक्सटेंसिव मार्कअबल मार्क लैंग्वेज। और VB स्क्रिप्ट की बात हो रही थी, ये विजुअल बेसिक स्क्रिप्ट की बात हो रही है, तो इससे मतलब नहीं हमको, तो ओपन सोर्स की बात यहाँ की गई है, तो यहाँ पे हमारा आंसर PHP ही होगा। आगे बढ़ें, क्वेश्चन नंबर 96। अ प्रोटोकॉल डैट अलाउज ए यूजर टू लॉग ऑन टू ए रिमोट कंप्यूटर विच इज़ ऑल्सो नोन एज रिमोट लॉगिन इज, मतलब ऐसा कोई नियम बताएं जो कि रिमोट को अगर कंप्यूटर को अगर दूर से लॉगिन करना है, ठीक है, और दूर से ही उसको ऑपरेट भी करना है। जैसे आप टीवी चलाते हो दोस्तों, जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे टीवी है, यहाँ रिमोट है, तो रिमोट से टीवी कैसे चलाते हो, तो ये तो कम डिस्टेंस हो गया। सपोज करो कोई लंदन में सपोज करो लंदन से बहुत दूर हो गया, सपोज करो कोई मुंबई में बैठा है और हैदराबाद से उसको ऑपरेशन करना है किसी सिस्टम पे, तो वो किस प्रोटोकॉल का यूज करेगा, तो प्रोटोकॉल का कौन सा यूज करेगा, तो इसमें हम लोग देखेंगे टेलनेट। आप देख सकते हैं यहाँ टेलनेट नाम की कोई चीज़ है जो यहाँ लिखी हुई है, पहले इसको हटाने दे दोस्तों, इसको हटा देते हैं। हाँ, तो यहाँ आप देखो इसमें एक ऑप्शन है टेलनेट, ठीक है। तो टेलनेट का मतलब ही होता है टेली नेटवर्क, टेल से टेली और नेट से नेटवर्क, मतलब दूर का नेटवर्क, ठीक है। तो हम ठीक क्लियर हो गया होगा, तो आगे बढ़ते हैं 97। अ सेट ऑफ रूल्स डैट इनेबल्स अ यूजर टू लॉग इन अ कंप्यूटर अनदर कंप्यूटर एंड ट्रांसफ़र इंफॉर्मेशन बिटवीन इट एंड हिज हर कंप्यूटर, मतलब उसको हम लोग क्या कहते हैं, जो हमें ऐसे रूल को क्या कहते हैं जो कि किसी भी कंप्यूटर में लॉगिन का इजाज़त देता है और उसमें ट्रांसफ़र करने के लिए हमें ऑथेंटिकेट करता है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों FTP, मतलब फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है। ये एक प्रोटोकॉल है। सबसे पहले तो जान ले कि ये सेट ऑफ, जैसे ही बात होगी ना सेट ऑफ रूल्स की, याद रखना, जैसे ही सेट ऑफ रूल्स की बात हो गई तो दो ही चीज़ हो सकता है, या तो प्रोग्राम या तो प्रोटोकॉल। तो यहाँ FTP दे दिया है, तो FTP का फुल फॉर्म अगर आप लोग एक बार सोच लो अपने दिमाग में, मैंने पहले भी बताया था, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है। फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल इसका एग्जाम्पल होगा, इसका फुल फॉर्म होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 98। PSTN स्टैंड्स फॉर, मतलब PSTN का एब्रीविएशन क्या है, ये मैंने अपने नेक्स्ट जो मैं एक वीडियो रेडी कर रहा हूँ एब्रीविएशन, उसमें भी मैंने डाला है, बट यहाँ मैंने डाल चुका था, तो मैंने सोचा कि वहाँ भी डाल दूँ, एक बार रिवीजन हो जाएगा। तो PSTN आप जो गौर से देखें, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों पब्लिक स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क, ठीक है। तो आंसर इज बी, पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 99। होम पेज इज ऑल्सो नोन एज, काफ़ी इजी क्वेश्चन, ठीक है, और काफ़ी इसको, ये क्वेश्चन को बहुत बार पूछा आ चुका है, लेकिन ये पूछने का तरीका एक अलग है जो मैं यहाँ पूछा हूँ आपको। ये क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, तो द फर्स्ट पेज ऑफ द वेब पेज इज नोन एज होम पेज, तो मैंने इसको चेंज कर दिया, होम पेज इज ऑल्सो नोन एज। होम पेज को आप कौन और क्या क्या समझ सकते हो, तो इसको आप दोस्तों इंडेक्स पेज के नाम से भी जान सकते हो, या फिर फ्रंट पेज आप कह सकते हो। तो यहाँ पे जो इसका आंसर मैंने जब देखा, तो एक टेस्ट सीरीज से मैंने ये क्वेश्चन जो मैंने देखा था, तो मैंने एक टेस्ट सीरीज में देखा था जो कि DEO के लिए हुआ था, तो वहाँ पे इसका आंसर इंडेक्स पेज ही दिया हुआ था, इसलिए मैं रिकमेंड करूँगा कि इंडेक्स पेज ही आप लोग याद कर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं। 100 GPRS स्टैंड्स फॉर, तो GPRS बहुत बार सुना होगा सब लोगों ने, काफ़ी बार सुनते भी होंगे कि GPRS किस चीज़ के लिए स्टैंड करता है, तो इसका आंसर क्या होगा, आप देख सकते हो 100, तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा जनरल पैकेट रेडियो सर्विस, आप देख सकते हो आंसर C। तो आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों ऐसा करते हैं कि इस सेशन को यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा सेशन हो चुका है। तो इसके बाद वाले सेशन को कोशिश करेंगे दोस्तों, एक्सप्लेनेशन में थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जा रहा है, तो कोशिश करेंगे एक ब्रीफली एक्सप्लेन करके कम से कम 40 क्वेश्चन का अगला सेशन चलाएंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर पसंद आया वीडियो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।